हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। यदि आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का तो उसको फटाफट देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में पिन लगा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एपिसोड नंबर 1 पे चले जाएंगे और आज है एपिसोड नंबर 2। तो पहले एपिसोड में आप क्या क्या अच्छी बातें जान सकते हैं, अगर पहला एपिसोड देखेंगे तभी आपको दूसरा समझ में आएगा, इसी के बाद ही तीसरा समझ में आएगा। क्योंकि बच्चा पहले पैदा होता है, फिर वो चलना सीखता है, तब वो दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं बच्चा पैदा हुआ और दौड़ के भाग गया, उसैन बोल्ट बन गया, ऐसा नहीं है। तो 1 बाय 1 करके चलेंगे। तो फिर से इस 10 से 15 मिनट की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस 10-15 मिनट की क्लास में आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूं। तो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि पिछली क्लास में आप लोगों ने किन किन चीजों के आंसर जाने। आप लोगों ने आंसर जाने कि कैसे रोमन अंपायर का कोलैप्स हुआ, रोमन अंपायर में बाइजेंटीन अंपायर कैसे वापस वेस्टर्न रोमन अंपायर में गया, तो यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। क्वेश्चन का आंसर आपको मिला, क्यों यूरोप के लोग इतना लंबा समुद्री यात्रा तय करते हुए भारत की ओर आए। यूरोप के लोग भारत को क्यों तलाश रहे थे, क्या एक्चुअली या वास्तव में वास्को डी गामा ने भारत को खोज रखा था, क्या भारत पहले नहीं था, अगर भारत पहले था तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत खोजा। कोलंबस भी भारत की खोज की ओर निकला था, लेकिन वो कहां पहुंच गया। कोलंबस के पास कौन कौन से जहाज थे और वास्को डी गामा के पास कौन कौन से जहाज थे। कालीकट के राजा जमोरिन ने जब उसको जड़ी बूटियां मसाला दिया तो पुर्तगाली जब गए तो उनको 60 गुना मुनाफा हुआ। वास्को डी गामा के जहाज क्या क्या हैं, कब आया, इन सब के आंसर आपको मैंने बताया। बार्थोलोमेव डियाज, केप ऑफ गुड होप, उस्मानिया सल्तनत ने कैसे बाइजेंटीन अंपायर को हराया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। सिल्क रूट क्या होता है और बाकी ट्रेड रूट क्या थे, वो शॉर्टकट से क्यों नहीं आए, जैसे सिकंदर आया था वैसे क्यों नहीं यूरोप के लोग आए। ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले एपिसोड में चर्चा की थी। तो आज हम लोग एपिसोड नंबर 2 पर आते हैं। बिना बातचीत करे हुए इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा इसमें इतिहास में शामिल करूंगा, तब मैं आपको भारत के संविधान की यात्रा पर ले चलूंगा। तो अब यहां से क्लास शुरू होती है कि 1599 ईस्वी में, याद रखिएगा 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के व्यापारियों का समूह होता है। तो जब पुर्तगाली लोग भारत की तरफ बढ़े, डचों ने तो इंडोनेशिया पर कब्जा कर रखा था, और डचों ने, मैंने आपको बताया कि डच को कहते हैं नीदरलैंड या हॉलैंड। तो डचों में से जो डच आए थे इंडोनेशिया पहुंच गए थे, और इंडोनेशिया के बाद वो लोग भारत आए। तो भारत में उन्होंने सारे भी जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो सब पूर्वी एरिया में खोली। ये पूर्वी एरिया में क्यों खोली थी उन्होंने पूर्वी एरिया में क्यों खोली थी बच्चा, उन्होंने पूर्वी एरिया में इसलिए खोली थी, इस वाले पूर्वी क्षेत्र में सारी फैक्ट्रियां खोली थी क्योंकि इंडोनेशिया से यहाँ का जो रास्ता था वो पास पड़ता था। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले एपिसोड में बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के व्यापारियों का एक समूह था। उन लोगों ने भी सोचा कि हम भी पूर्वी देशों से व्यापार करेंगे, और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए हम भी वही रास्ता जो बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ गुड होप होते हुए, जो दक्षिण अफ्रीका होते हुए खोजा था, हम लोग भी यहाँ से चलेंगे। लेकिन इसके लिए हमको अधिकार पत्र लेना पड़ेगा, चार्टर एक्ट पास होगा, राजलेख पास होगा महारानी एलिजाबेथ का, तभी हम लोग चल सकेंगे। तो महारानी एलिजाबेथ के पास ये लोग जाते हैं और महारानी एलिजाबेथ से कहते हैं कि हमको भी पूर्वी देशों में व्यापार करना है। तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में, है ना, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नाम की कंपनी की स्थापना होती है। यही कंपनी आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाएगी। तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का लाइसेंस दे दिया गया। तो 15 वर्षों का लाइसेंस दे दिया गया बेटा, याद रखिएगा कितने वर्षों का, 15 वर्षों का लाइसेंस दे दिया गया। कब, 1600 ईस्वी में। लेकिन एक बात मैं आपको और बताता हूं कि 1609 ईस्वी में जब जेम्स प्रथम के अंडर में शासन आया ब्रिटिश सरकार का, तो जेम्स प्रथम ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार का प्राप्त हुआ था। तो आपका आंसर आएगा 1609 में। और जो महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, उसने कितने वर्ष का लाइसेंस दिया था, 15 वर्ष का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ा जाएगा। 1608 में अंग्रेजों ने सोचा कि हम लोग अपना पहला कारखाना सूरत में खोलेंगे। तो 1608 ईस्वी में
हेक्टर नाम के जहाज से हॉकिंस आता है। हा से हेक्टर और हा से हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस आता है 1608 ईस्वी में, जो कि फारसी का अच्छा जानकार होता है। तो उसकी देखो आता है अकबर के नाम से पत्र लेकर, लेकिन मुलाकात होती है जहांगीर से। जहांगीर से वो फारसी भाषा में बातचीत करता है। जहांगीर इससे काफी खुश हो जाता है और उसको सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देता है। फिर 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन आता है और मिडल्टन व्यापार करने की अनुमति ले जाता है। 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में पहली व्यापारिक कोठी खोल दी जाती है मछलीपट्टनम में। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में खोल दी थी। यदि पूर्वी की ओर देखा जाए तो पूर्व की ओर से अंग्रेजों ने अपने पहला व्यापारिक कारखाना है ना उड़ीसा के बालासोर में खोला था। यहां तक आपको बात समझ में आई। तो कैसे आपने देखा कि 1608 में कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। 1611 में कौन आया, कैप्टन मिडल्टन। फिर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आएगा और सर टॉमस रो मुलाकात करेगा जहांगीर से। लेकिन सर टॉमस रो ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। सर टॉमस रो ने क्या किया, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के लिए बहुत सारा उपहार लेकर आया। जब 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर सर टॉमस रो आया और उसने जहांगीर की पत्नी नूरजहां को बहुत सारा उपहार दिया, तो नूरजहां खुश हो गई और उसने कहा बताओ क्या तुम्हें चाहिए। तो उन्होंने कहा, सर टॉमस रो ने कहा, जहां तक मुगल साम्राज्य फैला है मैं वहां पर व्यापार करने की अनुमति चाहता हूं। तो नूरजहां खुश तो जहांगीर खुश। अब उन्होंने बता दिया ठीक है, तो जहां तक मुगल साम्राज्य फैला हुआ है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां तक अपना व्यापार कर सकती है। इतनी बात आपको समझ में आई, वेरी गुड। बीच में अंग्रेजों को लगता है कि अंग्रेजों की शक्ति ज्यादा अच्छी हो गई है। जब उनको लगने लगा था ये बात, तो उन्होंने औरंगजेब को हल्के में ले लिया, लेकिन औरंगजेब की सेना ने है ना अंग्रेजों को धूल चटा दी। क्लियर है, अंग्रेजों को धूल चटाती, फिर अंग्रेजों ने माफी मांगी और 1.5 लाख रुपए का मुआवजा भी देना पड़ा। कोई नहीं, हम लोग इतिहास के पन्नों पे ज्यादा नहीं जाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने देखा किस प्रकार से अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर धीमे धीमे भारत पर कब्जा करना शुरू किया। यदि आप लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी नहीं सुना है तो एक बार जल्दी से सुन लीजिए। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला। कौन होता है बच्चा, बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच हो जाता है युद्ध। अब सिराजुद्दौला की इसमें हार हो जाती है। हार का कारण सबसे बड़ा होता है इसका प्रधान सेनापति, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है और जो दीवान होता है, दीवान का नाम है राय दुर्लभ और प्रधान सेनापति होता है मीर जाफर। इन दोनों ने धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को। तो सिंपल सी बात है, अब सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया तो जीत तो अंग्रेजों की होनी है। तो रॉबर्ट क्लाइव की क्या हो गई भाई, जीत हो गई। तो यानी कि प्लासी के युद्ध का जो निर्णय था वो पहले से ही तय था कि सिराजुद्दौला हारा जाएगा, है ना, और मीर जाफर बन जाता है अगला बंगाल का नवाब। अब जैसे मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों का गुलाम होता है, वैसे भी, और जैसे मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, तो मीर जाफर अंग्रेजों से खुश हो जाता है, तो उसको बंगाल की 24 परगना की जमींदारी दे देता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ इतना कि कैसे अंग्रेजों ने धीमे धीमे बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार, उड़ीसा, इन सभी प्रांतों पर कब्जा कैसे किया। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को संविधान के विकास की यात्रा पर चलना है, ना कि इतिहास की यात्रा पर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जीते। अंग्रेज क्यों जीते, क्योंकि सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति मीर जाफर, मौसी घसीटी बेगम, ये सब नहीं पढ़ना है ना, प्रधान सेनापति क्या बताया हमने आपको, मीर जाफर और दीवान राय दुर्लभ ने धोखा दे दिया था। यानी प्लासी युद्ध का निर्णय पहले से हो चुका था कि अंग्रेज जीतेंगे और सिराजुद्दौला को वहां से भागना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बंगाल का नवाब बन जाता है मीर जाफर। मीर जाफर ने बंगाल के 24 परगना की जमींदारी पूरी तरीके से किसको दे दी, आंसर है अंग्रेजों को। साथ ही साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त रूप से व्यापार करने की अनुमति दे दी। यह था प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट। फिर मीर जाफर से अंग्रेज बहुत सारा पैसा मांगते रहे। जब मीर जाफर पैसा नहीं दे पाया, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया और मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को लाया। और जब मीर कासिम को लाया तो मीर कासिम ने बर्दवान वगैरह, यानी बंगाल जो चिटगांव वगैरह है जो है ना, वो सारी जमींदारी अंग्रेजों को दे दी कि लो भैया पूरा ले लो तुम। मीर कासिम ने दिमाग लगाया कि मैं बंगाल की अधिकतर जमीन की जमींदारी अंग्रेजों को दे दूंगा, अंग्रेज खुश हो जाएंगे, फिर मैं इनके खिलाफ षड्यंत्र रचूंगा। फिर मीर कासिम ने क्या किया कि मुर्शिदाबाद में रहकर, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में रहकर वो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच सकता था,
इसलिए मीर कासिम ने दिमाग लगाया और उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली, है ना। और जैसे मुंगेर स्थानांतरित कर ली, उसने धीमे धीमे अपनी सेना बढ़ाना शुरू किया, बंदूकों और तोपों का, है ना, कारखाना बनाना शुरू किया, धीमे धीमे, है ना, साज सज्जा से बड़ी बड़ी बंदूकें लगाना शुरू किया। जैसे ये बात पता चल जाती है अंग्रेजों को, अंग्रेज 1763 में, है ना, बंगाल के नवाब मीर कासिम के खिलाफ विद्रोह छेड़ देते हैं। अब विद्रोह कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। मीर कासिम चला जाता है किसके पास? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। अब याद रहे कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहले से ही शाह आलम सेकंड, जिसको अली गौहर कहते हो आप लोग, है ना, तो शाह आलम सेकंड पहले से ही अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास रहता है। मीर कासिम भी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास चला जाता है। तो इन तीनों ने दिमाग लगाया कि हम तीनों मिलकर लड़ेंगे, है ना। किससे? किससे? जल्दी बताइए। हेक्टर मुनरो से। ठीक है, तो अब लड़ाई हो जाती है, युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम, ये तीनों एक तरफ रहते हैं और हेक्टर मुनरो एक तरफ रहता है। जीत किसकी होती है? हेक्टर मुनरो की, और ये तीनों हार जाते हैं। शाह आलम सेकंड तुरंत ही क्या कर देता है? अपना समर्पण कर देता है। अवध का नवाब शुजाउद्दौला थोड़ी देर के बाद समर्पण कर देता है और मीर कासिम भाग जाता है। अब बक्सर का युद्ध जब हो जाता है, अंग्रेज जब जीत जाते हैं, याद रखिएगा, अंग्रेज जब बक्सर के युद्ध जीत जाते हैं तो यहीं से आप समझ आएंगे कि बक्सर का युद्ध ही वो लास्ट पार्ट होगा जो भारत में या अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर देगा अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, यह बात आपको याद रहेगा कि अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में अब अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है इस बक्सर के युद्ध के बाद। तो बक्सर के युद्ध का निर्णय क्या होता है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दो होती हैं, पहली 12 अगस्त 1765 को और दूसरी होती है 16 अगस्त 1765 को। याद रखिएगा बच्चा, मैंने आपको बताया है कि दो इलाहाबाद की संधि होती हैं, आप लोग सिर्फ एक याद करते हो। पहली होगी शाह आलम सेकंड के साथ, पहली संधि किसके साथ होगी? शाह आलम सेकंड के साथ, और दूसरी इलाहाबाद की संधि जो 16 अगस्त को होनी है वो होगी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। क्लियर है? डन। इस प्रकार से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेश भी किसको प्राप्त हो जाएंगे? अंग्रेजों को। अवध और कड़ा का जो क्षेत्र होगा, अवध का क्षेत्र और कड़ा का जो क्षेत्र होगा वो मिल जाएगा बेटा किसको? अंग्रेजों को, मतलब कि शाह आलम सेकंड को दे दिया जाता है, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, तो इलाहाबाद की दो संधियां हुई, मैं आपको और भी डीपली नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन इतना याद कर लीजिए कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के प्रदेश प्राप्त हो जाते हैं किसको भैया? तो अंग्रेजों को। तो आपने इस प्रकार से देखा कि कैसे धीमे धीमे अंग्रेजों ने प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया। अब एक और बात याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश कंपनी इंग्लैंड से चलती है और इतना लंबा सफर तय करके आती है ना, तो कम से कम 1 साल का मिसकम्युनिकेशन होता है। उस समय फोन तो आ नहीं पाया था। तो याद कीजिए कि जो कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, जो वहां के कर्मचारी भेजे गए हैं भारत में, तो भारत के कर्मचारी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनने भारत के लोगों को बहुत लूटा, बहुत परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना पैसा लूटा। समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अमीर हो रहे हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी गरीब हो रही है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्लियर है? देखिए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटेन से यहां पर पहुंची तो यहां के कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने सारा पैसा अपनी जेब में रख लिया। लॉर्ड क्लाइव ने सारा पैसा अपनी जेब में रख लिया, वेंसीटार्ट ने सारा पैसा अपनी जेब में रख लिया, है ना। अच्छा, जो इलाहाबाद की संधि होती है वो लॉर्ड क्लाइव ही करता है, याद रखिएगा। लॉर्ड क्लाइव चला जाता है, वेंसीटार्ट आता है, फिर से लॉर्ड क्लाइव आता है ना। तो प्लासी युद्ध लॉर्ड क्लाइव ने किया के समय हुआ और इलाहाबाद की संधि भी लॉर्ड क्लाइव के समय होगी। उसके बीच में वेंसीटार्ट आता है जिसमें हेक्टर मुनरो होता है। ठीक है, अच्छा, तो इतना लंबा मिसकम्युनिकेशन, तो अब आपको ही पता चल जाए, मैं आपसे कहूं जाइए, है ना, और इसको लूटिए या फिर अपना व्यापार कीजिए, और आपको पता है कि इतना लंबा सफर तय करके जब तक कोई आएगा तब तक तो हमें बात पता चली जाएगी और हम सारा चिट्ठा समेट देंगे, है ना। तो जो कंपनी के कर्मचारी थे वो दिन प्रतिदिन अमीर हो रहे थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो दिन प्रतिदिन अमीर हो रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी गरीब हो रही थी। कर्मचारी अपनी जेब भर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुनाफा नहीं दे रहे थे।
ये बात आपको क्लियर हो गई? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी, लगातार घाटे में जा रही थी, लगातार घाटे में जा रही थी, है ना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कहा हमको 10 लाख पाउंड का लोन दे दो। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा 10 लाख पाउंड का लोन चाहिए तुमको, क्यों? व्यापार सही से चल नहीं रहा क्या पूर्वी देशों के साथ? तो कहा पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारी कंपनी घाटे में जा रही है। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि काम करते हैं कि रेगुलेट करना शुरू करते हैं। अब इस कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों को क्या करते हैं, यहां पर इस चीज को हम लोग नियंत्रित करना शुरू करते हैं। तो नियंत्रित करने के लिए, है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अभी हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर बात नहीं कर रहे हैं, ये नेक्स्ट क्लास में आपका आएगा। इसके पहले समझते हैं, है ना, इसके पहले हम समझते हैं कि ये आपको बात क्लियर हो गई हो तो सब लोग यस सर बोल दो जल्दी से, फटाफट। यदि यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो बेटो तो जल्दी से यस सर बोल दो कि यस सर हमको यहां तक बात समझ में आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने पैसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया, वेतन तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया, वहां से वेतन भी लिया और यहां से भारत को खोखला भी किया और सारी जेब अपनी भरी। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया और कर्मचारी हो गए हैं महंगे, कर्मचारी हो गए हैं अमीर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार से लोन मांगना पड़ा कि 10 लाख पाउंड का लोन दे दो। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा 10 लाख का लोन, 10 लाख पाउंड, 1 मिलियन पाउंड का लोन, क्यों? अब क्या प्लासी का युद्ध हुआ तो पता नहीं चला? पता चला। क्या बक्सर का युद्ध हुआ? क्या पता नहीं चला? पता चला। अब एक बात समझिएगा, जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 23 जून 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, 22 अक्टूबर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध में जितना भी पैसा लगा, इस युद्ध में जितना भी पैसा लगा वो सारा पैसा कंपनी ने लगाया। समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा पैसा युद्ध लड़ने में लगाया और कंपनी के कर्मचारी ने जो भारत से पैसा लूटा था उसको जेब में धरे थे। वो करते हम नहीं देंगे, वो तो हमने निकाला है ना, हम क्यों दे देंगे? ठीक है, तो सारा पैसा कंपनी लगाया। तो कंपनी को लग रहा है कि भारत के लोग हमको टिकने नहीं दे रहे हैं, भारत के जो देसी राजा वो टिकने नहीं दे रहे हैं, सारा पैसा बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से लोन मांगा था। उसको क्या पता था कि कर्मचारी हमारे इतने भ्रष्ट निकलेंगे? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। तब जाके कहीं अब इन पर कमान रखने के लिए, है ना, क्या करा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन संभालने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन संभालने के लिए, है ना, 24 सदस्य प्लस 1 गवर्नर और 1 डिप्टी गवर्नर बनाया जाएगा। अभी मैं 1 गवर्नर, 1 डिप्टी गवर्नर और 24 सदस्य, इसको कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या गवर्नर और उसकी परिषद। लेकिन अभी आपको ये थोड़ा सा कठिन लगेगा कि सर गवर्नर और उसकी परिषद, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर ये है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, नियंत्रक मंडल क्या था, इस पर भी लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या आपको यहां तक बात मैं समझा पाया हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन संभालने के लिए 1 गवर्नर, 1 डिप्टी गवर्नर और 24 सदस्य चुने जाने थे। अभी मैं आपको 1600 का चार्टर एक्ट नहीं बता रहा हूं, अभी मैं 1600 का चार्टर एक्ट बता रहा हूं थोड़ी देर में। बस इतनी अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो बस इतनी में यस सर बोल दीजिए कि मुझे यहां तक तो सर पूरी बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई तो मैं आपको अगला पॉइंट लेकर चलूंगा। नहीं एसपी यादव जी, ये लाइव क्लास ही है, एज अ पेड वीडियो, ठीक है ना, ये लाइव क्लास ही है। बस मैं बोलता मैं आपका कमेंट बहुत कम पढ़ता हूं। सुनील गोंड जी जो 24+1 कह रहे हो, ये 24+2 है। ओके, ये 24+2 है। 1 गवर्नर, 1 डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, चलिए मैं बताता हूं 1600 का चार्टर एक्ट। मैं आपको बता देता हूं 1600 का चार्टर एक्ट। एक बात समझिएगा कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों था। याद रखिए 1769 और 1770 में भीषण अकाल पड़ा था। हमेशा अकाल पड़ता था, लेकिन 1769-70 का जो अकाल था वो इतना खतरनाक अकाल था कि लोग, माना जाता है कि जो मुर्दे थे उन्हीं का मांस काट काट के खाने लगे थे। लोग हड्डियों का चूरा पीस कर फांकने लगे थे। इतना भयंकर अकाल पड़ गया था। ऊपर से अंग्रेज और परेशान कर रहे थे, इतना परेशान कर सारा पैसा नोच नोच खा रहे थे। समझ में आ गया? तभी इनको रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। अभी हम लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं बता देता हूं आपको 1600 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1600 का चार्टर एक्ट क्या था।
देखिए जो मर्चेंट एडवेंचर्स थे, जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आराम से समझिएगा नहीं तो और धीमे समझाया जाएगा, ठीक है। हालांकि लाइव क्लास में मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाती है, पता नहीं क्यों, ठीक है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर थे, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके जो शेयर थे वो बहुत सारे ब्रिटिश सरकार के एमपीज के पास थे, एमएलए के पास थे, मतलब बहुत सारे लोगों के पास शेयर थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों के पास शेयर थे, इनकी संख्या थी 217, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर कुल कितने लोगों के पास थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर 217 लोगों के पास थे। इन 217 लोगों के पास जो शेयर थे उसकी कुल जो पूंजी थी वो थी 30,133 पाउंड। याद रखिएगा, 30,133 पाउंड। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई थी, जब उसने अपने कर्मचारियों को भेजा तो कर्मचारियों ने कहा कि भैया देसी राजा यहां से परेशान कर रहे हैं, इनसे लड़ना पड़ेगा तो हमको सैनिक चाहिए। हमको क्या चाहिए? सैनिक चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है, मैं तुमको रॉयल सेना भेज दे रहा हूं। ब्रिटिश सरकार की जो सेना थी वो रॉयल सेना थी, तो रॉयल सेना ब्रिटिश सरकार ने भेज दी ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करने के लिए। इसी रॉयल सेना ने ही युद्ध लड़ा था प्लासी का युद्ध, इसी रॉयल सेना ने युद्ध लड़ा था आपका बक्सर का युद्ध। अब रॉयल सेना ब्रिटिश सरकार ने भेजी है, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि मुझे इसका पैसा चाहिए, तो ब्रिटिश सरकार को भी 4 लाख पाउंड देने पड़ते थे प्रति वर्ष, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रति वर्ष 4 लाख पाउंड अलग से देने पड़ते थे, ठीक है ना, क्योंकि उसने सेना भेज रखी थी और ये सेना ही युद्ध जिताती रहती थी। इतनी बात क्लियर है? जल्दी बताइए बेटा। तो इतनी बात आपको समझ में आई? वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 217 लोग इसमें पार्टनर थे। ये जो 217 लोग हैं इसे कहते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप। क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप। याद रखिएगा, जो 217 लोग जिनके पास शेयर हैं, है ना, यही कहलाते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप। हिंदी में कहते हैं सत्वाधारी मंडल। हिंदी में कहते हैं सत्वाधारी मंडल। क्लियर है? तो सत्वाधारी मंडल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन संभालने के लिए क्या होता था? एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 सदस्य। इसी को कहते थे क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी। इसी को कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी। इसी को कहते थे गवर्नर और उसकी परिषद। इसी को कहते थे हम लोग निदेशक मंडल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल या गवर्नर और उसकी परिषद में इतने लोग थे। और ये कहां पर थी? ये थी आपकी इंग्लैंड में। ये क्या थी आपकी? इंग्लैंड में। इतनी बात आपको समझ में आई? यदि यहां तक आपको बात समझ में आई तो यस सर बोल दीजिए कि यस सर मुझे यहां तक बात समझ में आई कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप कौन था। अच्छा, अब ये जो लोग हैं 24+2 ये कहां से चुनकर आते थे? तो ये जो 217 लोग थे यही इनको चुनते थे। ये जो 217 लोग थे यही इनको चुनते थे। इन 217 लोगों में भी एक नया नियम आ गया था, जिनके कम से कम 1000 पाउंड। इन 217 लोगों में आगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक नया नियम आ जाएगा कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं इनको सिर्फ वही व्यक्ति चुन पाएंगे इन 217 में से जिनके पास 1000 पाउंड का शेयर होगा। ठीक है, यानी कंपनी में यदि आपके पास 1000 पाउंड का शेयर आपने ले रखा है तभी आप इनको चुन पाएंगे, अदरवाइज नहीं। 1773 के पहले क्या था? जिन भी व्यक्तियों के पास 500 पाउंड तक के शेयर होते थे वो इनको चुन सकते थे। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होगा, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होगा बेटा, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे कि आखिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। ये आपको पता चल गया कि 1769-70 में अकाल या सूखा पड़ गया था, है ना, बहुत परेशानी हो रही थी और कैसे अंग्रेजों ने धीमे धीमे कब्जा करना शुरू किया और ब्रिटिश सरकार को ये बात पता नहीं चली। और ब्रिटिश सरकार को ये बात कब पता चली? ब्रिटिश सरकार ने कब कंपनी पर नियंत्रण रखने की बात कही? जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि मुझे 1 मिलियन पाउंड का लोन चाहिए। तब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों से कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो इस गड़बड़ को सुधारने के लिए हमें धीमे धीमे कंपनी की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो आई विश आपको मैंने इस 24 से 25 मिनट में काफी कुछ समझाने की कोशिश करी है। यदि समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया हो तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अगला वीडियो जब मैं आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी के या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होंगे उनको कैसे रेगुलेट करना शुरू करेंगे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की कैसे स्थापना होगी, कौन कौन लोग होगा,
गवर्नर जनरल क्या होगा, अभी प्रेसिडेंसी कैसे घोषित होगी, 1726 का चार्टर एक्ट क्या कहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। तो ये सेकंड पार्ट है। मैं आपको डेली 20-20 मिनट का वीडियो, डेली 20-20 मिनट का वीडियो आपको ऐसे देता रहूंगा और इस प्रकार से टॉपिक वाइज आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाता रहूंगा। जो अगला टॉपिक होगा हम लोगों का वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होगा, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट होगा, फिर अगला टॉपिक आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा, फिर 1784 के बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आपका 1786, 1793, 1813, 1833, है ना, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो अगले टर्न पर हम लोग 1772 1773 का रेगुलेट